तो स्वागत है आपका पीसीएस गुरुजी में। तो आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है इसमें हम लोग फिर से 5 क्वेश्चन को लेकर डिस्कस करेंगे। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा था कि जो भी बच्चे इस वीडियो को सीरियसली न ले रहे हैं आप इसको देखिए, क्योंकि हम लोग इस चीज़ को लेकर काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और आपकी तरफ से वैसे कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रही है, तो एक मोटिवेशन नहीं फील हो रहा है, राइट। तो अगर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करोगे, डेली देखोगे, इसको शेयर करोगे, मीन्स टू से दैट कि आप इसको रेगुलर देखोगे, तो एक कहीं ना कहीं मोटिवेशन रहेगा, हम और मेहनत करेंगे, हम और आपके लिए बेहतर लाने की कोशिश करेंगे, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो है 9 मंथ का ऑनलाइन कोर्स है। अगर जो भी स्टूडेंट जिसको जीरो से, जिसको कुछ नहीं मालूम है, उसको यहाँ से जानकारी मिल सकती है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना। एडवांस कोर्स है, फ़ी आप देख सकते हो। एडवांस कोर्स में जो 2021 का जो चल रहा है प्रोग्राम, उसमें वीडियो, पीडीएफ टेस्ट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टेस्ट होगा। ज़्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल करें। तो हमारा जो क्वेश्चन है हम लोग उस पर मेन मुद्दे पे आते हैं। देखिए 5+3+3+4 डिजाइन समटाइम मेंशन इन न्यूज़ इज रिलेटेड टू, यानी 5+5 जोड़ 3 जोड़ 3 जोड़ 4 डिजाइन कभी कभी समाचार में उल्लेखित होता है। वो किस चीज़ से जुड़ा है, तो इस चीज़ के बारे में हम आपको बताते हैं। पहले मैं आपको 2 सेकंड देता हूँ, आप इस बारे में सोच लो। ओके, ऑप्शन इसमें क्या होगा, डी होगा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं रामानुजम मशीन को लेकर, इसके बाद हम लोग बारी बारी से सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इजराइल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने वैज्ञानिकों ने भारतीय गणितज्ञ रामानुजम के नाम पर अवधारणा विकसित की है, जिसे उन्होंने रामानुजम मशीन का नाम दिया है। और यह एक मशीन न होकर एक कलन विधि एल्गोरिथम है जो गणित के किसी स्थिरांक के मान को क्रमागत भिन्न में परिवर्तित कर देती है, जिसका मान उस स्थिरांक के बराबर होता है। उदाहरण के लिए, यदि मशीन को पाई इनपुट दिया जाता है तो ये एक ऐसी श्रृंखला उत्पन्न करेगा जिसका मान पाई की ओर अग्रसर होगा। इस मशीन का उद्देश्य कंजक्चर्स यानी अनुमानों को गणित के सूत्रों के रूप में स्थापित करना है, ताकि भविष्य में उन्हें गणितीय रूप से प्रमाणित किया जा सके। सामान्यतः एल्गोरिथम में कोई इनपुट नहीं दिया जाता और यह समान समाधान उपलब्ध कराता है, जबकि रामानुजम जो मशीन है इसमें विपरीत प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है। और ये एक ऐसी गणितीय कथन है जो अभी तक प्रमाणित नहीं किए जा सके। अनुमान की मैं बात कर रहा हूँ, हालांकि गणित में नए अनुमान दुर्लभ हैं। ये मशीन भविष्य के गणितज्ञों को प्रेरित करने का कार्य करेगी। श्रीनिवास रामानुजम क्या है, निवास रामानुजम के बारे में जानते हैं। ये कलन विधि एल्गोरिथम रामानुजम के जीवन की उपलब्धियों को दर्शाती है। रामानुजम इंग्लैंड में प्रवास के दौरान रॉयल सोसाइटी के सदस्य बने और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में रिसर्च में डिग्री प्राप्त की। रामानुजम का जन्म 22 दिसंबर 1887 को हुआ था। भारत में 22 दिसंबर को श्रीनिवास रामानुजम की स्मृति में राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं हम लोग आगे बढ़ते हैं। त्रिविम मुद्रम यानी 3D प्रिंटिंग, इसको प्रिंटिंग भी बोला जाता है। त्रिविमीय वस्तुएं बनाने की बहुत सी विधियों में से एक होती है, जो त्रिविम मुद्रण की मैं बात कर रहा हूँ। इस विधि में कंप्यूटर के नियंत्रण में वस्तु पर किसी पदार्थ की परत दर परत डालते जाते हैं और वस्तु तैयार होती जाती है। निर्मित होने वाली वस्तुएं किसी भी आकार और ज्यामिति वाली हो सकती है। निर्माण की पूर्व वस्तु का त्रिविम डेटा स्रोत तैयार कर लेते हैं और कंप्यूटर के नियंत्रण में त्रिविम प्रिंटर द्वारा इसी के अनुसार परतें डाली जाती हैं। वस्तुतः त्रिविम प्रिंटर एक औद्योगिक रोबोट है, राइट। अगला हमारा जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेस एक्स पुनः परियोजना लॉन्चिंग। तो इसको आप फाल्कन हैवी भी बोल सकते हो। देखो, फाल्कन हैवी आंशिक रूप से पुनः परियोजना हैवी लिफ्ट लॉन्च वाहन है, जिसे स्पेसएक्स द्वारा डिजाइन निर्मित किया गया। यह फाल्कन 9 के आधार पर बनाया गया है और इसकी पृथ्वी की निचली कक्षा में भार ले जाने की क्षमता 63,800 किलोग्राम है, यानी 1,40,700 पाउंड है। फाल्कन हैवी सैटर्न 5 एनर्गियर 5 और N1 रॉकेट के बाद दुनिया का चौथा सबसे बड़ी क्षमता वाला रॉकेट है। 2018 में संचालित सबसे शक्तिशाली रॉकेट बनाया गया था, राइट। अब स्पेस एक्स ने 6 जनवरी 2018 को 3:45 बजे यानी EST यानी 8:45 UTC का फाल्कन हैवी का पहला प्रक्षेपण किया। रॉकेट स्पेस एक्स के संस्थापक एलन मस्क की एक टेस्ला रोडस्टर कार को एक डमी पेलोड के रूप में लेकर गया था। फाल्कन हैवी को मनुष्यों के अंतरिक्ष में ले जाने के लिए डिजाइन किया गया था, जिसमें चंद्रमा और मंगल आदि के मिशन शामिल था। हालांकि फरवरी 2018 तक यह प्रमाणित नहीं है कि चालक दल के मिशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा या नहीं। इसके बजाय यह रॉकेट बड़े उपग्रहों या अंतरिक्ष यानों को लॉन्च करने के लिए समर्पित किया जाएगा। तो फाल्कन हैवी टेस्ट उड़ान 1 जो है 6 फरवरी 2018 को 8:45 रात के समय
ये हुआ था। और पेलोड डिस्क एलन मस्क टेस्ला की रोडस्टर थी, ग्राहक स्पेसएक्स था, परिणाम सफल रहा। एलन मस्क की टेस्ला गाड़ी का मार्स इंजेक्शन सूर्य केंद्रीय कक्षा में भेजा गया था। दोनों ओर की बूस्टर सफलतापूर्वक उतरे और केंद्र बूस्टर के पुनः प्रवेश पर बूस्टर को 2 इंजन विफलताओं का सामना किया और जिसके कारण वह महासागर में जा गिरा। तो स्पेसएक्स ने अगले फाल्कन हैवी लॉन्च की उम्मीद पहली सफल उड़ान के बाद 3 से 6 महीने के बाद की है। जून 2018 में फिर हुई 2 पेलोड के साथ, जिसको USAF STP-2 नाम दिया गया। ग्राहक कौन था? USA, अमेरिकी रक्षा विभाग था। योजना था इसका परिणाम, यानी अभी प्लानिंग चल रही है। 2018 में अरबसेट 6 से भी हुआ। अरबसेट ग्राहक था, योजना है, यानी सऊदी अरब संचार उपग्रह की तरह से इसको चलाया गया था। 2020 में VIA-SAT-3, तो ग्राहक भी इसका VIA-SAT ही था खरीदने वाला, और परिणाम इसका भी प्लानिंग चल रहा है। कार्य देखिए क्या है। देखिए इसके निर्माता स्पेसएक्स है, मूल देश संयुक्त राष्ट्र है, और ऊंचाई 70 मीटर 230 फीट है, व्यास 3.66 मीटर है, यानी 12 फीट है। द्रव्यमान है 14,20,788 किलोग्राम है, और पृथ्वी की निचली कक्षा में है। ये चीज़ ध्यान देना, इतना से ज़्यादा हमें जानकारी भी नहीं लेनी है। और सबसे पहले वर्तमान स्थिति एक्टिव है। राइट, प्रथम उड़ान 6 फरवरी 2018 को हुआ था। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इसमें देखी। तो अगला है शैक्षणिक संरचना, यानी भारत की शिक्षा प्रणाली को ही लेकर हम लोग डिस्कस थोड़ा करेंगे। देखिए भारत में भूगोल की जो अगर मैं बात करूं, जो शैक्षणिक जो हमारे यहाँ टेक्निक है या फिर शैक्षणिक जो प्रशासन है, उस बारे में किसी भी देश का शैक्षणिक प्रशासन बहुधा उसके राष्ट्रीय हितों के अनुरूप सुनिर्देशित परियोजना से संबंध होता है। तो भारत सरकार का शैक्षणिक प्रशासन जो है 1929 के अधिनियम से पूर्णतः केंद्रीकृत था। इस अधिनियम से आंशिक प्रादेशिक स्वायत्तता प्रदान की गई और तदुपरांत शिक्षा प्रादेशिक मंत्रालयों के अधीन एक अतिरिक्त या फिर विषय बन गए। समुचित समन्वय के अभाव में वित्तीय कठिनाई के साथ ही इससे प्रादेशिकता की भावना जागृत हुई और महत्वपूर्ण विषयों पर सलाह देने के लिए केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल स्थापना 1929 में की गई, पर 2 वर्ष उपरांत इसे भंग कर दिया गया। किंतु 1935 में इसकी पुनः स्थापना हुई। भारतीय शैक्षिक सेवा में भर्ती 1800 हम बोल सकते हैं 96 में प्रारंभ की गई, किंतु 1928 में इसे स्थगित कर दिया गया। भारत सरकार की 1935 के अधिनियम ने राज्यों को अधिक स्वायत्तता प्रदान की और फलस्वरूप भारतीय शिक्षा मंत्री अधिक अधिकार संपन्न हो गए। तो ध्यान देना है 1945 में भारत सरकार में शिक्षा के लिए पृथक विभाग की स्थापना की गई। 1969 में 79 में स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के मंत्रित्व में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की स्थापना हुई। तो ये आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। अगला जो हमारा है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आपको पॉलिटी में जाकर वो सारा लिस्ट देखना होगा। यूनियन लिस्ट में कितने आते करंट में और कॉन्करेंट में और इसके बाद स्टेट में। लेकिन हम लोग कुछ जानकारियों के लेकर आगे बढ़ते हैं। एजुकेशन फॉल्स अंडर विच लिस्ट, तो इसमें मैं आपको थोड़ा समय देता हूँ। यानी शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आती है, आप थोड़ा समय लीजिए, 2 सेकेंड, अब इसका आंसर आप दीजिए। ओके, कंकरेंट लिस्ट में आता है, यानी समवर्ती में आता है। राइट, समवर्ती में। अब थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कि यूनियन लिस्ट के बारे में, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के बारे में। राइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जब हम इस चीज़ को लेकर डिस्कस करते हैं, हमें मालूम होना चाहिए कि भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित कुछ विषयों की सूची है, जिसमें दिए गए विषयों पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। संविधान लागू होने के समय इसके अंतर्गत 97 विषय थे, परंतु वर्तमान में 100 विषय हैं। संघ सूची के कुछ विषय जैसे सेना, रक्षा, विदेशी मामले, रेल, डाक, बचत, परमाणु ऊर्जा और नागरिकता, संचार, मुद्रा, करेंसी, भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकिंग, बीमा, स्टॉक विनियम यानी स्टॉक एक्सचेंज, जनगणना, आयकर तथा निगम कर आदि भारतीय संविधान की अनुसूची में केवल 12 अनुसूची हैं, जो इस प्रकार है। जैसे कि प्रथम अनुसूची, इसमें भारत के, मैं इसके बारे में डिस्कस नहीं करूंगा, आप इसे देख लेना पॉलिटी के बुक में, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, काफ़ी इसमें समय लग जाएगा। तो इसमें भारतीय संघ के घटक राज्यों 28 राज्य एवं संघ शासित 9 जो कि है क्षेत्रों का उल्लेख है। जैसे संविधान के 69वें संशोधन, यानी 69वें मैं इसकी बात कर रहा हूँ, 69वें संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से पृथक तेलंगाना राज्य बनाया गया। 31 अक्टूबर 2019 से 28 राज्य बन गए, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को 2
राज्यों में नए राज्यों में विभाजित किया गया, जिसमें से एक जम्मू और कश्मीर और दूसरा राज्य है लेह और लद्दाख। द्वितीय अनुसूची, इसमें भारत राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारी और राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक आदि को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख किया गया है। वहीं तृतीय सूची में इसमें विभिन्न पदाधिकारी, प्रधानमंत्री, मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। चौथी अनुसूची, इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का जो है विवरण दिया गया है। पांचवीं अनुसूची में इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। छठी अनुसूची में इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। सातवीं अनुसूची जो है इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्ति के बंटवारे में बताया गया है। इसके अंतर्गत 3 सूचियाँ, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची के बारे में बता दूं, इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। संविधान के लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे, वर्तमान समय में इसमें 100 विषय हैं। राज्य सूची, राइट, तो राज्य सूची, इस सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है। राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। संविधान के लागू होने के समय इसके अंतर्गत 66 विषय थे, वर्तमान समय में इसके 61 विषय हैं। समवर्ती सूची, इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं, परंतु कानून का विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सरकार के कानून बनाने के साथ ही समाप्त हो जाता है। संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में 47 विषय थे, वर्तमान समय में 52 विषय हैं। 8वीं अनुसूची, इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। 1967 ईस्वी में सिंधी को और 1952 ईस्वी में कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। वहीं 2004 ईस्वी में मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 9वीं अनुसूची, संविधान में अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ी गई। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया। इन अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम है। अब तक मान्यता थी कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कानूनों को न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, बट 11 जनवरी 2007 के संविधान पीठ के एक निर्णय द्वारा स्थापित किया गया और 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी कानून की ओर इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तथा उच्चतम न्यायालय इन कानूनों को समीक्षा कर सकता है। 10वीं अनुसूची, यह संविधान में 52वें संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। 11वीं सूची, यह अनुसूची संविधान में 73वें संवैधानिक संशोधन यानी 1993 के द्वारा जुड़ी गई। इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। 12वीं अनुसूची, 74वें संवैधानिक संशोधन यानी 1993 के द्वारा जुड़ी गई। इसमें शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं। राइट, तो हम लोगों ने इसके बारे में देखा, ये एक्सप्लेनेशन देख लो। अगली जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विथ रेफरेंस टू आर्ट एंड आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया विच वन अमंग द फॉलोइंग वाज मेड अर्लीस्ट, यानी भारत के कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे सबसे पहले बनाया गया था? भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर, धौली में रॉक कट हाथी, बलीपुरम में रॉक कट स्मारक या उदयगिरी में बराह चित्र? इसके लिए मैं समझ देता हूँ 2 सेकेंड, अब इसको जल्दी आंसर करो। तो चलिए इसका हम लोग आंसर जानते हैं। इसका जो आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। राइट, या तो ये ध्यान देना है आपको, ऑप्शन बी इसमें मैंने बोला जो कि आपको समझना है। अब यहाँ पे हमें क्या समझना है कि सबसे पहले मैंने बताया था कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की जब हम बात करते हैं तो भारतीय पुरातत्व संरक्षण भारत की संस्कृति विरासत के पुरातत्विक अनुसंधान तथा संरक्षण के लिए एक प्रमुख संगठन। इसका प्रमुख कार्य राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थलों में अवशेषों का रख रखाव करना है। राइट, इसके अतिरिक्त प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम 1998 के प्रावधानों के अनुसार यह देश में सभी पुरातत्वीय गतिविधियों को विनियमित करता है। यह पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972 को भी विनियमित करता है। यह संस्कृति मंत्रालय के अधीन है, यह ध्यान देना है आपको। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के विभिन्न मंडलों के माध्यम से स्मारक है साइटें संरक्षित और रक्षित की जाती है जो पूरे देश में फैली है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के उप कार्यालय इन स्मारकों और संरक्षण गतिविधियों पर शोध करता है। इसका मुख्यालय देहरादून में, इसकी विज्ञान शाखा आगरा में स्थित है। राइट, मुख्यालय इसका जनपद नई दिल्ली में है। स्थापना हुई थी 1861 को। पैतृक संगठन संस्कृत मंत्रालय है। बजट 662 करोड़ है, यह ध्यान देना है।
और ईएसआई का अपने वर्तमान रूप में सन 1861 में ब्रिटिश शासन के अधीन सर अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा तत्कालीन वाइसराय चार्ल्स जॉन कैनिंग की सहायता से स्थापित हुई थी। उस समय इसका क्षेत्र में अफगानिस्तान भी आता था। सन 1944 में जब मॉर्टिमर व्हीलर महानिदेशक बने तब इस विभाग का मुख्यालय रेलवे बोर्ड भवन शिमला में स्थित था। स्वतंत्रता उपरांत यह सन 1900 जिसे हम बोल सकते हैं 58 को की प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल एवं अवशेष धारा के अंतर्गत आया। तो अभी हाल ही में खुदाई में निकले अवशेषों में हर्ष का टीला थानेसर हरियाणा का अवशेष है। इनसे कुषाण काल से मध्यकाल की भारत की संस्कृति झलक मिलती है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अब पुरातत्वीय अनुसंधान क्या है आपको मालूम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एशियाटिक सोसाइटी की अगर मैं बात करूँ तो एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना 15 जनवरी सन 1784 को विलियम जॉन्स ने कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम में की थी। इसका उद्देश्य प्राच्य अध्ययन का बढ़ावा देना था। अगला जो है भुवनेश्वर यानी लिंगराज मंदिर के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। मैं आपको बता दूं लिंगराज मंदिर के बारे में जब हम कुछ डिस्कशन करते हैं तो लिंगराज मंदिर भारत के ओडिशा प्रांत की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। भुवनेश्वर का मुख्य मंदिर है तथा इस नगर के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। यह भगवान त्रिभुवनेश्वर को समर्पित है। इसे ययाति केसरी ने 11वीं शताब्दी में बनवाया था। यद्यपि इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप 12वीं शताब्दी में बना, किंतु इसके कुछ हिस्से 1400 वर्ष से भी अधिक पुराने हैं और इस मंदिर का वर्णन 6वीं शताब्दी के लेखों में भी आता है। राइट। और यहाँ पे ध्यान देना है कि धार्मिक कथा की लिटी तथा वसा नाम के दो भयंकर राक्षसों का वध देवी पार्वती ने यहीं पर किया था। मैं मान्यता के बारे में बता रहा हूँ। संग्राम के बाद उन्हें प्यास लगी तो शिवजी ने कूप बनाकर सभी पवित्र नदियों के योगदान के लिए बुलाए। यहीं पर बिंदुसार सरोवर है, उसके निकट ही लिंगराज का विशाल मंदिर है। सैकड़ों वर्ष भुवनेश्वर यहीं पूर्वोत्तर भारत में शैव संप्रदाय का मुख्य केंद्र रहा है। कहते हैं कि मध्ययुग में यह 7000 से अधिक मंदिर और पूजा स्थल से, जिनमें से अब लगभग 500 ही शेष बचे हैं। ये चीज़ का आपको ध्यान देना है। और यहाँ पे अन्य प्रसिद्ध मंदिर में यहाँ से पूर्व की ओर ब्रह्मेश्वर भास्करेश्वर समुदाय के मंदिर है। यहाँ पे राजा रानी का सुप्रसिद्ध कलात्मक मंदिर है जिसका निर्माण संभवतः 7वीं शताब्दी में हुआ था, किंतु मुख्य मंदिर में प्रतिमा ध्वस्त कर दी गई थी अतः पूजा अर्चना नहीं होती। इसके पास मंदिरों का सिधारणीय क्षेत्र है जिसमें मुक्तेश्वर, केदारेश्वर, सिद्धेश्वर और परशुरामेश्वर जो है मंदिर सबसे प्राचीन माना जाता है। यहाँ मंदिर कलिंग और द्रविड़ स्थापत्य कला के बेजोड़ नमूने हैं जिन पर जगह जगह पर बौद्ध कला का प्रभाव ही दृष्टिगोचर होता है। और भुवनेश्वर के प्राचीन मंदिरों के समूह में बैताल मंदिर का विशेष स्थान है। चामुंडा देवी और महिषमर्दिनी देवी दुर्गा की प्राचीन प्रतिमाओं वाले इस मंदिर में तंत्र साधना करके अलौकिक सिद्धियां प्राप्त करी जाती हैं। इस मंदिर का निर्माण सोमवंशी राजा ययाति केसरी ने 11वीं शताब्दी में करवाया था। उसने तभी अपनी राजधानी को जाजपुर से भुवनेश्वर में स्थानांतरित किया था। इस स्थान को ब्रह्म पुराण में एकराम क्षेत्र बताया गया है। मंदिर का प्रांगण 150 मीटर वर्गाकार है। कलश की ऊंचाई 40 मीटर है। प्रतिवर्ष अप्रैल महीने में यहाँ रथ यात्रा आयोजित की जाती है। मंदिर के निकट ही स्थित बिंदु सागर सरोवर में भारत के प्रत्येक झरने तथा तालाब का जल संग्रहित है और इसमें स्नान से पाप मोचन होता है। वहीं अगला हम लोग जो डिस्कस करेंगे धौली में रॉ कट हाथी को लेकर। राइट, देखिए शिलालेखों से ऊपर चट्टानों को काटकर जो हाथी बना है वो उड़ीसा के पुराने बौद्ध मंदिरों में से एक है। दयानदी लड़ाई के बाद मृतकों के खून से लाल हो गया था और अशोक युद्ध के साथ जुड़े आतंक को भी भयावता का एहसास कराने में सक्षम हुआ था। कुछ सालों बाद धौली बौद्ध गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। ये चीज़ आपको ध्यान देना, इससे ज़्यादा हमें इसके बारे में जानकारी नहीं रखनी है। अगला जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है महाबलीपुरम में रॉ कट स्मारक, काफ़ी इंपॉर्टेंट, तो इसके बारे में जानते हैं महाबलीपुरम को लेकर। तो ये 7वीं शताब्दी की बात है, आपको इस बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। तो मंदिरों के शहर महाबलीपुरम तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से 55 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। इसे महाबलीपुरम का रथ मंदिर भी कहते हैं। इसका निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया था। प्रारंभ इस शहर का ममल्लपुरम कहा जाता था। तमिलनाडु का प्राचीन शहर अपने भव्य मंदिरों, स्थापत्य और सागर तटों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। 7वीं शताब्दी में शहर पल्लव राजा की राजधानी थी। द्रविड़ वास्तुकला की दृष्टि से शहर अग्रणी स्थान रखता है। यहाँ पर पत्थरों को काटकर मंदिर बनाया गया। कांची के कैलाश मंदिर को निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया था। पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित हुआ था। ये चीज़ हमें ध्यान देना है। और जनसंख्या 12,049 है 2001 के अनुसार। वहीं मुख्य आकर्षण क्या है, यहाँ पे अर्जुन सब पेनेंस है। यह स्थान सबसे विशाल नक्काशी के लिए लोकप्रिय है। 27 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा है। इस व्हेल मछली के पीठ के आकार का विशाल
जो है खंड पर ईश्वर, मानव, पशु और पक्षियों का आकृति जो है उकेरी गई है। समुद्र तट का मंदिर सूर्य टेम्पल है। महाबलीपुरम के तट मंदिर को दक्षिण भारत के सबसे प्राचीन मंदिरों माना जाता है, जिसका संबंध 8वीं शताब्दी से। यहाँ मंदिर द्रविड़ वास्तुकला का बेहतरीन नमूना है। और रथ है, महाबलीपुरम के लोकप्रिय रथ दक्षिणी असर पर स्थित है। महाभारत के 5 पांडवों के नाम पर इन रथों का पांडव रथ कहा जाता है। 5 में से 4 रथों को एकल चट्टान पर उकेरा गया है। द्रौपदी और अर्जुन वर्ग के आकार का है, जबकि भीम रथ रेखीय आकार का है। कृष्ण मंडपम, क्रोकोडाइल बैंक और गुफाएं भी यहीं पे। मूर्ति संग्रहालय की अगर मैं बात करूं तो वराह गुफा विष्णु के वराह और वामन अवतार के लिए प्रसिद्ध है। मूर्ति संग्रहालय की अगर बात करूं तो राजा स्ट्रीट के पूर्व में स्थित इस संग्रहालय में स्थानीय कलाकारों की 3000 से अधिक मूर्तियां देखी जा सकती हैं। मट्टुकाडू यह स्थान महाबलीपुरम से 21 किलोमीटर की दूरी पर जो वाटर स्पोर्ट्स के लिए लोकप्रिय। यहाँ नौकायन, कोनिंग, कायाकिंग और विंड सर्फिंग जैसी जल क्रीड़ाएं को आनंद लिया जा सकता है। कोवलुंग है, महाबलीपुरम से 19 किलोमीटर दूर कोवलंग के खूबसूरत बीच रिजॉर्ट स्थित है। महाबलीपुरम नृत्य पर्व भी होता है। और ये तो हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया। उदयगिरी में वराह चित्र के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, चंद्रगुप्त ने 5वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया था। तो पृथ्वी के राक्षसों के अंत से मुक्त कराने के लिए भगवान विष्णु ने वराह को यानी सूअर के मुंह वाले रूप में अवतार लिया था और राक्षसों द्वारा फैलाई तमाम गंदगी में से ही पृथ्वी को अपने मुंह से खींचकर उसका उद्धार किया था। तो ये तो इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, इसका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो। वहीं पे अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, इन इंडिया इन विच व द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फॉरेस्टिक डोमिनेंट ट्री स्पाइसेस, भारत में से निम्न में से किस प्रकार के वनों में एक प्रमुख वृक्ष प्रजाति सागौन है। इस बारे में हम लोग थोड़ा जानकारी लेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसका आप आंसर आपको 2 सेकंड दिया जाता है, आप इसको देखिए, थोड़ा आंसर इसका ढूंढिए कौन सा आंसर होगा। राइट, ओके, इसका आंसर क्या होगा, ए यानी उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन। इस बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। यानी ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसाइडियस फॉरेस्ट इसको बोला जाता है। चलिए इस बारे में थोड़ा जानते हैं। देखिए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है, यानी जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, नम पर्णपाती। राइट, तो इसको लेकर अगर कुछ मुद्दों पे अगर चर्चा करें तो सबसे पहले आपको समझना है कि इसको उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी बोला जाता है। राइट, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी इसको बोला जाता है। तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। देखिए, ये एक ऐसा क्षेत्र होता है जो भूमध्य सागर के दक्षिणी उत्तर में लगभग 28 डिग्री के भीतर होता है। वो एशिया, ऑस्ट्रेलिया और जो है जिसको हम बोल सकते हैं अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, मैक्सिको और प्रशांत द्वीप पर पाए जाते हैं। राइट, तो विश्व वन्यजीव निधि के बायो वर्गीकरण के भीतर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन को उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन या उष्णकटिबंधीय नम चौड़े पत्ते का वन एक प्रकार का माना जाता है। उन्हें विश्ववित्तीय सदाबहार तराई वन के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है। इस जलवायु क्षेत्र में न्यूनतम सामान्य वार्षिक वर्षा 175 सेंटीमीटर और 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। औसत मासिक तापमान वर्ष के सभी महीनों के दौरान 18 डिग्री से ऊपर होता है। धरती पर रहने वाले सभी पक्षियों और पौधों की प्रजातियों की आधी संख्या इन वर्षावनों में ही रहती है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ब्राज़ील में अमेजन वर्षावन का एक क्षेत्र, दक्षिण अमेरिका के उष्णकटिबंधीय वर्षावन में भारत धरती पर प्रजातियों की सबसे बड़ी विविधता है। राइट, तो वर्षावन में इतनी प्रजातियां या आबादी वास करती है जितनी अन्य सभी वायुओं को मिलाकर भी नहीं करती। दुनिया भर की 80% जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षावन में पाई जाती है। राइट, वर्षावन को अक्सर धरती का फेफड़ा कहा जाता है, तथापि इस तरह के किसी दावे को कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय वर्षावन का ऑक्सीजन तटस्थ माना जाता है, जहाँ ऑक्सीजन का बहुत कम या कोई शुद्ध उत्पादन नहीं होता है। इस चीज़ का ध्यान देना है। और इससे ज़्यादा हम लोग इसके बारे में जानकारी नहीं लेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि प्राकृतिक उष्णकटिबंधीय वर्षावन पृथ्वी पर 4 लाखों सालों से अस्तित्व में है। राइट, और जिसका हम ये बोल सकते हैं कि लगभग 300 मिलियन वर्ष पहले कार्बोनिफेरस में यूरा अमेरिका महाद्वीप पर उष्णकटिबंधीय वर्षावन पारिस्थितिक ढह गई थी। राइट, और वर्षावन जलवायु में बदलाव के कारण विघटित हो गए हैं। स्थल चर और जलचर की विविधता प्रजाति नुकसान, जबकि उसी समय शुष्क जलवायु ने सरीसृप विविधीकरण को प्रेरित किया। वहीं अगला हमारा जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है उष्णकटिबंधीय, तो हम लोगों ने बात कर लिया। साथ ही साथ वर्षावन की मैं बात कर रहा था। अब यहाँ उष्णकटिबंधीय कांटेदार झाड़ियों की बात करते हैं। राइट, तो चलिए इस बारे में थोड़ा हम लोग जानते हैं। तो मैं इसको लेकर कुछ अगर आपको जानकारी दूं तो आपको मालूम होना चाहिए उष्णकटिबंधीय कांटेदार जो झाड़ियाँ हैं वन पूरे विश्व के लिए एक आवश्यक संस्थान है। जहाँ मानव जीवन वनों पर निर्भर होता है, वहीं अन्य जीव जंतुओं जो है जीवन पर भी वो निर्भर होता है।
तो इनके बारे में जब हम बात करते हैं तो भारत में कांटेदार और झाड़ीदार वन ढक्कन पठार के शुष्क भागों को भी आवरित करती है। जो भारतीय राज्यों जैसे महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु से लेकर श्रीलंका के उत्तरी प्रांत तक फैला हुआ है। यहाँ प्राकृतिक आवास कभी उपलब्ध है क्योंकि अधिकांश क्षेत्र को चराई के लिए उपयोग कर दिया गया है। इन वनों के लिए 70 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा उपयुक्त होती है। नवंबर से अप्रैल के महीने के दौरान इस क्षेत्र में वर्षा का अभाव रहता है तथा गर्म के महीने में दौरान लगभग तापमान 40 डिग्री से अधिक होता है। ये क्षेत्र उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों द्वारा जो है क्या किया जाता है, आवृत किया गया है, जहां पक्षियों को लगभग 350 प्रजातियां दर्ज की गई हैं। एक समय में यह क्षेत्र बड़ी संख्या में हाथियों और बाघों का घर था, किंतु अब यहां जीव जंतुओं की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है, जिसका मुख्य कारण वन क्षेत्र के अत्यधिक दोहन है। पशु चारे के लिए इनका उपयोग निरंतर किया जा रहा है। इन प्राकृतिक वनों का एक बड़ा क्षेत्र दक्षिणी आंध्र प्रदेश में भी है, जहाँ के 11 क्षेत्रों को संरक्षित किया गया। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में नंदी कोट्टकूर के पास ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए सबसे बड़ा अभयारण्य रोला पड्डू पक्षी अभयारण्य है। ये ध्यान देना, उत्तर प्रदेश में मुख्य वन प्रकार उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार 0.21% है, यानी 0.21% उष्णकटिबंधीय नम्न पर्णपाती जो वन है 19.68%, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती 50.66%, उष्णकटिबंधीय कांटेदार जो वन है 4.61% और लिटोरल और दलदली वन 2.35% और 1999 उत्तरांचल उत्तर प्रदेश के विभाजन के बाद उत्तर प्रदेश में सिर्फ 16,888 वर्ग किलोमीटर वन रह गए थे। इन वनों के कांटेदार जड़ी बूटियों में आर्जीमोन मैक्सिकाना अभी शामिल है, जो हमारा लखनऊ में भी पाया जाता है। सामान्य भाषा में कटेला बांदा के रूप में जाना जाता है। और घास के मैदानों के साथ समशीतोष्ण वन के बारे में थोड़ी जानकारी हम लोग लेते हैं। देखिए, पृथ्वी के समशीतोष्ण क्षेत्र में स्थित विशाल घास के मैदानों को कहा जाता है। ऐसे घासदार मैदानों को उत्तरी अमेरिका में प्रेरी, यूरेशिया में स्तूप या स्तूपी और दक्षिण अमेरिका में पाम्पा और दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड कहा जाता है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, इससे ज़्यादा इसकी जानकारी हमें नहीं रखनी चाहिए। अगली हम लोग आगे बढ़ते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका एक्सप्लेनेशन आपने देखा। अगला क्वेश्चन है स्लीपिंग सिकनेस डिजीज इज कॉज्ड बाय। ये क्या है भाई, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो इसका आपको मैं 2 सेकंड समय देता हूँ, इसको आप आंसर को थोड़ा अनुमान लगाएं कि क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका आंसर होगा सी, इन्फेक्शन विथ पैरासाइट, राइट। तो ये चीज़ हमें थोड़ा सा ध्यान देना है, काफ़ी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो अब यहाँ पे ध्यान देना है कि क्यों ये हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो अब चलिए शुरू करते हैं इसको। स्लीपिंग सिकनेस, राइट। देखिए, इसको निद्रालुता रोग भी कहा जाता है, स्लीपिंग सिकनेस को। तो ट्रिपेनोसोमा ब्रुकेई परिजीवी के संक्रमण से होने वाला ये रोग है, राइट। अफ्रीकन ट्रिपोनोसोमियासिस जिसको बोल सकते हैं, मनुष्यों को टसे मक्खी के काटने से फैलता है। टसे मक्खियाँ केवल ग्रामीण अफ्रीका में ही पाई जाती हैं। शुरुआती लक्षणों में बुखार, सिर दर्द, जोड़ों में दर्द, खुजली शामिल है। बाद की अवस्था में व्यवहार में बदलाव, भ्रम और कमजोर तालमेल शामिल हो सकते हैं। उपचार में परजीवियों को मारने वाली दवाई शामिल हैं। और आपको मैं बता दूं कि ये हर साल 5,000 से कम मामले भारत में पाए जाते हैं। और ये कैसे फैलता है, जानवर या कीड़े के काटने या डंक मारने से, राइट। तो ये चीज़ आपको समझना है, इसके लक्षण क्या हो सकते हैं। तो पहला लक्षण आपको समझना है कि मैंने आपको बता दिया, तो दर्द की जगह जोड़िया मांसपेशी, नींद, अनिद्रा या नींद में आना, वजन घटना, वजन में कमी या कमजोरी होना, बुखार, खुजली, तालमेल में समस्या, त्वचा पर ददोरा, व्यक्तिगत में बदलाव, सिर दर्द, शुद्ध बुद्ध खोना, सूजी हुई लसिका ग्रंथि यानी लिम्फ नोड, छोटे बीज के आकार की ग्रंथियाँ जो पूरे शरीर में होती है, ये समझना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। वही हम लोग समझेंगे अत्यधिक तनाव और अनिद्रा को लेकर कुछ जानकारी हम लोग लेंगे। प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार अनिद्रा रोग होने का सबसे प्रमुख कारण मानसिक तनाव है। अधिक चिंता करना, जरूरत से अधिक मानसिक या शारीरिक श्रम का अभाव या अधिक क्रोध करने के कारण अनिद्रा रोग हो जाता है। पेट में कब्ज बनने के कारण भी अनिद्रा रोग हो सकता है। वही जो हमारा अगला है रिलेशनशिप फेल्यूर एंड मेंटल इलनेस, इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। तो मनोविकार जिसको हम बोलते हैं, मन की बीमारी। तो मनोविकार जो है मेंटल डिसऑर्डर, किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य की वह स्थिति है जो जिसे किसी स्वस्थ व्यक्ति से तुलना करने पर सामान्य नहीं कहा जाता है। स्वस्थ व्यक्तियों की तुलना में मनोरोगों से ग्रस्त व्यक्तियों का व्यवहार असामान्य तथा
दुर्नुकुल्य यानी मेल एडेप्टिव निर्धारित किया जाता है, जिसमें महत्वपूर्ण व्यथा अथवा असमर्था अंतर्ग्रस्त होती है। इन्हें मनोरोग, मानसिक रोग, मानसिक बीमारी, मानसिक विकार भी कहते हैं। मनोरोग मस्तिष्क में रसायन संतुलन की वजह से पैदा होते हैं। इनके उपचार के लिए मनोरोग चिकित्सा को जरूरत होती है। राइट, तो मनोविज्ञान में हमारे लिए असामान्य अनुचित व्यवहारों को मनोविकार कहा जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। आज के समय तनाव के लिए बहुत सामान्य बन चुका है, हर कोई इससे जो है पीड़ित है। तो मैं बता दूं कि जो कि अधिसंख्य दैहिक और मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाओं द्वारा व्यक्त होता है। तनाव की पारंपरिक परिभाषा दैहिक प्रतिक्रिया पर केंद्रित है। हैंस सेले ने तनाव शब्द को खोजा। इसकी परिभाषा शरीर के किसी भी अवस्था के आधार पर जो है अनिश्चितता प्रतिक्रिया के रूप में की गई। हैंस सेले की परिभाषा का आधार दैहिक है और यह हार्मोन्स की क्रियाओं को अधिक महत्व देती है, जो एड्रेनल और अन्य ग्रंथियां स्रावित होती हैं इसमें। तो सैले ने 2 प्रकार के तनाव की संकल्पना की। पहला यूस्ट्रेस यानी अर्थात माध्यम और इच्छित तनाव, जैसे कि प्रतियोगी खेल खेलते समय। विपत्ति जो बुरा, असंयमित और तार्किक और अवांछित तनाव होता है। तो इसी के साथ मैं वीडियो को अंत करूंगा। मैं सबसे पहले बता दूं कि इसका एक्सप्लेनेशन आप यहाँ देख सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।